Hello everyone, my name is स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, कुछ रेट लॉ के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इसमें भी ए पार्ट आप हेडिंग डाल लीजिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब जीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं, बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर क्या होता है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिएक्शन का रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है या जो रिएक्शन का रेट है वो किसी भी एक रिएक्टेंट की टर्म पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, अगर आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मान लीजिए सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट होके प्रोडक्ट दे रहा है। एक दे रहा है या अनेक दे रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। बस हमारा मतलब इस चीज से है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें रेट लॉ की, सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ हमें क्या बताती है बताइए। रेट लॉ हमें क्या कहती है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। रिएक्टेंट ए है तो मैं ए लिख रही हूं, और रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, उसकी पावर में क्या जाता है, उसका ऑर्डर। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के, और ये क्या आ जाता है इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब अगर हम ये डेरिवेशन जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, सो फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो n की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। जिसकी भी पावर जीरो होती है इसका मतलब वो क्या है, वन। तो यानी कि क्या हो जाएगा, रेट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के। और यही तो हम कहते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर का मतलब ही क्या है कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की स्पीशीज पे, मतलब जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही तो हमने किया है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, रेट की अगर हम बात करें तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब अगर मैं रिएक्टेंट के लिए रेट लिखूं तो यानी कि रिएक्टेंट के लिए हम लोग कैसा साइन लगाते हैं, माइनस का। ठीक है, और क्या लिखेंगे, डी ए बाय डी टी, मतलब रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, बराबर में क्या चल रहा है, इज इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, इस डी टी को वहां पे ले जाएंगे। ठीक है, माइनस को भी आप लोग वहां पे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो देखो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। तो अगर आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन वाली टर्म हटानी है तो आप क्या कर दो, उसका इंटीग्रेशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से डिफरेंशिएशन वाली टर्म को हटाने के लिए क्या कर दूंगी, इसका इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं, आगे ऊपर लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड का, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू माइनस के। अब के क्या है, आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी।
ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या करेगा, इस डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, तो आपका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के, इसके लिए क्या आ जाएगा t, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दिया, प्लस में i जो होता है आपका ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आता है, तो आप यहाँ पे c भी लिख सकते हो, i भी लिख सकते हो। मैंने i इसलिए लिखा है क्योंकि पता चल रहा है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने डिफरेंशिएशन तो हटा दिया, बट जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया i। अब हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे और उस i की वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि यहाँ से i वाली टर्म जो है वो हट जाए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टाइम 0 की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज, जो भी ये यहाँ तक का हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है ये एट टाइम t पर हुआ है, ठीक है। एट टाइम t का मतलब समझ ही रहे हो। देखो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, रेट, और रेट जो है आप तभी तो निकालोगे ना जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं लिख रही हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। अच्छा, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की वैसी ही होगी जैसे कि अब है। ये तो वो वाली कॉन्सेंट्रेशन है ना जो एट टाइम t चल रही है, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है। बट मैं टाइम 0 की निकाल रही हूँ, मतलब कि मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी वो क्या होती है, स्टार्टिंग में सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं a0 से। आप चाहो तो यहाँ पर at ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं भी लिखो t तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप t भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप नॉट जरूर लिखना, क्योंकि जो नॉट सिंबल होता है वो हम हमेशा इनिशियल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब टाइम 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 थी, पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह a0 इज इक्वल टू माइनस के, टाइम क्या है हमारा 0 प्लस में i, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाली टर्म तो हट गई, तो हमारे i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू हमारी आ गई a0, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, इसको आप ना इक्वेशन 1 मार्क कर दो कि ये हमारी कोई एक इक्वेशन है 1। तो हम लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। i की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू k माइनस के टी, ठीक है। a0 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में a0। अब आप क्या करो, अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये k जो है ये यहाँ पे माइनस में, तो इसको मैं यहाँ ले जा रही हूँ और इस टर्म को मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जो a है ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमने लिख दिया a0 माइनस में a, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे tt भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। अब k के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, टाइम t, तो इस t को वहां ले जाओ, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t a0 माइनस a, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a0 माइनस a अपॉन में t, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ गई। इसके ग्राफ भी होते हैं, बहुत आसान से हैं, और आई थिंक ये डेरिवेशन भी आपको मुश्किल नहीं लगी होगी क्योंकि इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत आसान है। 0 ऑर्डर के लिए हम k की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास रेट लॉ है। रेट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया, रेट कांस्टेंट के। फिर हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हमने क्या बोली कि जीरो है। तो जब हमने यहाँ पे n की जगह जीरो पुट किया तो जिसकी भी पावर जीरो होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 1। तो यानी कि रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, k के। यहीं से आप देख लो कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसीलिए वो जीरो ऑर्डर का है। अब हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती है, तो यहाँ पे लिखा है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। फिर हमने क्या किया, इस माइनस और dt को हम दूसरी तरफ ले गए, तो ये क्या बन गया, dA इज इक्वल टू माइनस के dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मुझे यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाना था तो मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसकी लिमिट भी पुट करके देख सकते हो। लिमिट आप इसकी जब पुट करोगे 0 से लेके a तक और मतलब लिमिट पुट करके आप लोग माइनस करके देखोगे तब भी यही आएगा। अगर पर क्यों हमें करके देखना है जब हमें पता ही है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया माइनस के, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt किया तो क्या आ गया t प्लस में i। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आ जाता है। अब इस i की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कहाँ से, टाइम 0 से, जब रिएक्शन हमारी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, तो उस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, a0 से, ठीक है। तो हमने कंसंट्रेशन की जगह a0 पुट किया, t की जगह 0 पुट किया, तो i की वैल्यू क्या आ गई, a0। इस a0 वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0। फिर हम इस माइनस वाली टर्म को यहाँ ले आए प्लस का बनाने के लिए, और इस कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म को वहाँ ले गए, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। फिर ये जो टाइम है ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपकी किसकी एक्सप्रेशन बन गई, जीरो ऑर्डर की। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, 2 ग्राफ पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट्स डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए, प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बहुत आसान है, ये हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा समझते हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, इनिशियल नहीं लेनी है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे ए टी और ए टी भी लिख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास जीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन जो है वो क्या होती है, वो होती है k इज इक्वल टू 1/t a0 माइनस a, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को ना कहीं से भी दिक्कत आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि आप 3 दिन 4 दिन बाद भूल जाओगे, तो देखो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं k के लिए, तो k तो आएगा ही, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा रेट k के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, k, ठीक है।
अब अगर हम रेट की बात करें तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन वाली टर्म ऊपर है और टाइम वाली टर्म जो है वो नीचे है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ना यहाँ पे दो आ रही है, एक ए नॉट आ रही है और एक ए आ रही है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो ना कि भाई नॉट पहले आएगा या आपका कंसंट्रेशन एट टाइम टी पहले आएगा, तो हमेशा इस चीज़ को आप इस तरीके से ध्यान रखो कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब रिएक्शन शुरू होगी तो रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे टाइम बीतता है, बढ़ता है आगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखो कि ए नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, किससे, कंसंट्रेशन एट टाइम टी से, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादा माइनस कम, ठीक है। ज़्यादा जो है ए नॉट जो है वो पहले आएगा और जो कम है वो वाली टर्म आपके बाद में आएगी। तो बस मैं आपको ये एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए रेट और के आपका बराबर होता है, तो यहाँ पे आपने लिखा के, फिर रेट आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो आपने वो लिखा। और कंसंट्रेशन में दो टर्म आ रही है तो आप ऐसे याद कर लो, ज़्यादा वाली टर्म पहले आएगी, कम वाली टर्म बाद में आएगी, और हमारा जो ए नॉट होता है वो क्या होता है, हमारा ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, किससे, हमें इसे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, कंसंट्रेशन एट t, मतलब कि ये वाली जो टर्म है ये मुझे कहाँ लेनी है, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, टाइम, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमारा क्या आना चाहिए, टाइम। तो इसी एक्सप्रेशन को हम घुमा फिरा के इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि वो हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में फिट बैठ जाए, या हम उससे आप चाहो तो डायरेक्टली वैसे भी कंपेयर कर सकते हो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो, ठीक है। तो देखो मैं इस t को वहां ले गई, तो ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एक वाली टर्म को y एक्सिस पे लेना, तो मैं इसको यहाँ लेके आ रही हूँ और उसको वहां लेके जा रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब देखो ये मेरा y पे है, x एक्सिस पे आप चाहो तो यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसको मैंने एम एक्स क्यों माना है, क्योंकि टाइम जो है वो मैं कहाँ ले रही हूँ, x एक्सिस पे। अगर ऐसे भी कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो लो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमने इसको लिखा a इज इक्वल टू ए, मतलब इस वाली टर्म को आप पहले लिख दो, माइनस के टी प्लस ए नॉट। बहुत मतलब सिंप्लीफाई कर दिया कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो अब आपने y एक्सिस पे क्या लिया है, a, ठीक है, x एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, तो ये क्या हो गया आपका mx प्लस में c, ठीक है। अब कंपैरिजन करो, अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो हमारे जो y की वैल्यू है, मतलब y पे हमारा क्या है, a है, मतलब a जो है वो यहाँ पे कहीं से इस एक्सिस पे हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। x एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले रखा है, ये है हमारा x एक्सिस पे टाइम, और y एक्सिस पे हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम t। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ठीक है, आपको पता है पर फिर भी मैं बता देती हूँ। m जो होता है ये होता है स्लोप, और c जो है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपके इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है, a नॉट, मतलब कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगी इस एक्सिस पे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, मतलब ये इसके a नॉट की वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, अब आप रिलेशन कंपेयर करो कि ये जो a है और ये जो टाइम है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि टाइम के आगे आपका क्या है, माइनस का साइन, मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, माइनस का साइन है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है हमारा m,
m को अगर कंपेयर करो तो वो आपका क्या आ रहा है, -k के बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ नहीं करना, बस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है आपकी उसको उठाओ, याद भी आपको रहेगी। क्योंकि कैसे याद रखना है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ज्यादा में से कम को माइनस करना है, और ज्यादा हमेशा क्या रहेगा, A0। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने इस एक्सप्रेशन को किससे कंपेयर किया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमारी क्या होती है, y = mx + c। तो इसी को हम लोगों ने अरेंज कर लिया। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि मुझे y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेना था, तो मेरी y जो एक्सिस है उस पे क्या आ गई, कंसंट्रेशन A टर्म, और x एक्सिस पे मुझे टाइम लेना था, तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि x एक्सिस पे मेरा क्या आ गया, टाइम। ठीक है, तो बस इसी को t को वहां लेके गए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, kt वाली टर्म को यहाँ ले गए, और फिर हमने a वाली टर्म जो थी हमारी एट टाइम t उसको हम यहाँ ले आए। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें पता चला कि c की वैल्यू क्या है, A0। ठीक है, और c हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो हमने बता दिया कि इंटरसेप्ट जो है, ये वाली जो वैल्यू है ना इसकी, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये इसकी क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू A0। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो इसकी कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कितनी है, इतनी वैल्यू है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। फिर जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है, तो आप देखो टाइम के आगे क्या है, माइनस का साइन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो AT की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। m हमारा क्या होता है, स्लोप, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -k। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग इसका दूसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं। दूसरा ग्राफ तो और भी ज्यादा इजी है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं। अगला ग्राफ है हमारा प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब अगला ग्राफ क्या है आपका कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो एक एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, रेट लेंगे, और एक एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कैसा ग्राफ आएगा, सोचो किस तरीके का ग्राफ आएगा। अब देखो, वैसे अगर आप लोगों ने डेरिवेशन थोड़ी सी ध्यान से की होगी ना तो इसका आंसर आपको पता होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, हमें क्या पता है कि रेट लॉ हमें क्या बताती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant which is having some power which is equal to its order। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि रेट हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी पावर इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जब हम इसको पुट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर अगर हमने 0 पुट करी तो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के, और यहां से हट जाती है। तो हमारा रेट किसके बराबर आ जाता है, रेट हमारा बराबर आ जाता है k के। तो क्या आपका जो रिएक्शन का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो आप इसका ग्राफ बनाओगे वो कैसा आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि जो रेट है वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी जो हेडिंग है वो है हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को ना हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, हाफ लाइफ हमारा वो टाइम है जब हमारा रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा मैंने कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो हाफ कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो अब देखिए, अगर हम, अच्छा हाफ लाइफ ना सारे ऑर्डर्स का अलग निकलता है, तो अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग हाफ लाइफ निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू, बताओ क्या होती है, सोचो, 1/t इंटू में
ए नॉट माइनस में ए टी, या आप ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइम टी हाफ निकालना चाह रही हूं तो टी हाफ के लिए मेरा टाइम ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, टी हाफ। यहाँ पे मैं टी की जगह क्या पुट करूंगी, टी हाफ, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी, इनिशियल मतलब जो रिएक्शन की शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो वही रहेगी, पर अगर मैं एटी की बात करूं तो एटी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब टाइम कौन सा इस टाइम, टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म हुआ होगा, अभी अभी मैंने बताया ऐसा टाइम जब आपका रिएक्टेंट क्या हो चुका है, हाफ कंज्यूम, मतलब कि इनिशियल का 50%, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ, फिर ए नॉट माइनस में ए नॉट बाय 2, ठीक है। टी हाफ को यहां ले जाओ, के को यहां ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के। अब देखो ए नॉट में से ए नॉट का हाफ आप माइनस कर रहे हो, 1 में से हाफ माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा, हाफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, किसके लिए, फॉर 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो आसान था, बस आपको ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। क्या होता है, ये ऐसा टाइम जब आपका रिएक्टेंट जो है वो 50% कंज्यूम हो गया है, ठीक है, हाफ कंज्यूम हो गया है। तो हमने 0 ऑर्डर की क्या रेट, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन उठाई, हमने कहा टी हमारा टी हाफ है और प्रोडक्ट हमारा कितना बना है, रिएक्टेंट हमारा जितना आधा कंज्यूम हो गया है। तो इसकी जगह हमने ए नॉट बाय 2 पुट किया, टी की जगह हमने टी हाफ पुट किया और उस टी हाफ को यहाँ ले गए, के को यहाँ ले आए, और 1 में से जब हाफ को माइनस किया तो क्या बचा, हाफ। तो ये हमारा क्या बन गया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप 4th हेडिंग डाल लीजिए, प्लॉट ऑफ टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का सिंबल क्या होता है, ए नॉट, तो डायरेक्ट हमने वही लिख लिया कि टी हाफ और ए नॉट के बीच का हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टी हाफ, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, जो इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। अब देखो इसको तो कुछ अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, y एक्सिस पे क्या लिया, टी हाफ, तो यही हमारा क्या है y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या लेना, ए नॉट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम एक्स और प्लस में c। तो क्या आपको यहाँ पे प्लस में कोई चीज दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0। तो जो आपका ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। अगर कोई वैल्यू होती है ना तो फिर एक्सिस पे से शुरू होता है, अब जब यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू ही नहीं है तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, ठीक है। अब आप टी हाफ और ए नॉट, टी हाफ और ए नॉट के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं ना, तो उनको ही देखेंगे। टी हाफ और ए नॉट के बीच में अगर आप रिलेशन देखो तो देखो ये भी आपका न्यूमरेटर में है और ये भी आपका न्यूमरेटर में है, तो मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब कि ग्राफ आपका कैसा जाएगा, ग्राफ आपका इस तरीके से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर हम स्लोप की वैल्यू देखें तो देखो एक्स एक्सिस पे ए नॉट लिया, ए नॉट को छोड़ के बाकी जो बचा वो आपका स्लोप है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/2 में, ठीक है। तो 1/2k, तो स्लोप की आपकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, 1/2k, ठीक है। तो ये भी आसान सा था, कुछ नहीं किया, बस आपकी जो टी हाफ की एक्सप्रेशन थी उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। तो y एक्सिस पे टी हाफ था, एक्स एक्सिस पे आपका ए नॉट था, ठीक है। तो आपने देखा टी हाफ और ए नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इंटरसेप्ट के यहाँ पे कोई वैल्यू थी नहीं, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू हुआ और वो इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद जब आपने स्लोप देखा तो स्लोप की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई, 1/2k, तो वो हमने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि t3/4 और t हाफ में क्या रिलेशन हो सकता है,
ठीक है, तो आप मुझे सॉल्व करके बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए या कैलकुलेट करके देखिए कि T3/4 या T½ में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम T3/4 की बात करें तो T3/4 का मतलब क्या है कि ऐसा टाइम जब आपकी रिएक्शन 3/4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि हम ये जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो अब हम जीरो ऑर्डर की क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन, तो वो क्या होती है, K = 1/T A0 माइनस में AT, ये होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हमारा इस टाइम क्या है, टाइम हमारा है 3/4, है ना, कि मतलब ऐसा टाइम जब आपकी रिएक्शन 3/4, मतलब जो ऐसा टाइम जब आपकी रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, या ऐसा टाइम जब आपके रिएक्टेंट 3/4 जो है वो रिएक्ट कर चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके रिएक्टेंट 3/4 रिएक्ट कर चुके हैं तो बचे कितने होंगे, वो बचे होंगे 1/4 ऑफ A0, है ना। ये कैसे आया, देखो हम AT निकाल रहे हैं। ठीक है, तो AT के लिए हमने क्या किया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या है, A0 है, और हम कह रहे हैं कि हमारा 3/4 रिएक्ट कर चुका है। तो 3/4 अगर रिएक्ट कर चुका है तो इसको माइनस कर दो, तो जब आप इसको माइनस करोगे 1 में से 3/4 तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ A0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसी रिएक्शन, मतलब ऐसे टाइम की हम बात कर रहे हैं जब रिएक्टेंट आपके 3/4 रिएक्ट कर चुके हैं, तो बचेंगे कितने, उसका 1/4। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, K = 1/T3/4 A0 माइनस AT की जगह क्या पुट करेंगे, 1/4 A0। ठीक है, इस 3/4 को यहां लिख देते हैं, K को यहां लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T3/4 = 1/K A0। 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा आपका, 3/4, तो ये क्या आ गया, 3/4 A0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, T3/4 = 3/4 A0 अपॉन में K। तो ये हमारी क्या बन गई, पहली एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ रिलेशन निकालना है, T½ के साथ। तो T½ की हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, T½ हमारा बराबर होता है, आपको पूरा डिराइव करके दिखाना है, बट क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। वो क्या होता है हमारा, A0 अपॉन में 2K। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आप क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए डिवाइडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, T3/4 को हम डिवाइड कर रहे हैं T½ से। T3/4 की किसके बराबर होता है, 3/4 A0 अपॉन में K। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A0 अपॉन में 2K। अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, 3/4 A0 अपॉन K इंटू में 2K अपॉन में A0। ठीक है, A0 से A0 कट गया, K से K कट गया, 2 से 4 कट गया 2 पे, तो यानी कि जो आपका T3/4 है अपॉन में T½ वो किसके बराबर है, 3/2 के। ठीक है, तो यानी कि आपका जो इसको 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, और इस डिवाइड को वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो T3/4 आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ T½ ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि T3/4 के लिए हमने क्या किया, पहले रेट एक्सप्रेशन निकाली, फिर T½ के लिए निकाली और दोनों को डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि T3/4 जो है वो 1.5 टाइम्स किसके है, T½ के। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है
द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस, मतलब प्लैटिनम का एक सरफेस है जिसपे अमोनिया गैस जो है वो क्या कर रही है, डिकम्पोज कर रही है, और किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये 0 ऑर्डर की है, जिसके K की वैल्यू हमारे पास ये है। अब ये कह रहे हैं कि आप उसका रेट निकालिए। किसका रेट निकालिए? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो बन रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी आप स्पीड निकालो। तो देखिए, सबसे पहले तो ना इन्होंने बहुत अच्छी चीज क्या कर दी, इन्होंने हमें ये बता दिया कि रिएक्शन हमारे पास 0 ऑर्डर की है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि अगर हम 0 ऑर्डर के लिए बात करें, फॉर 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर के लिए हमारे रेट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है रेट कांस्टेंट के। ये हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था, है ना, कि हमने क्या चीज देखी थी, फिर से मैं बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ हमको क्या बताता है, रेट लॉ हमको ये बताता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, और उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो रेट कांस्टेंट K आता है। 0 ऑर्डर के लिए है तो पावर 0 हो जाती है। अब इसकी पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1, और ये रेट जो है वो किसके बराबर आ जाता है, K के, ठीक है। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट की आपकी रेट जो है वो किसके बराबर होता है, K के, और क्वेश्चन में आपको K दे रखा है, तो इसका मतलब आपके रेट की वैल्यू भी यही है। रेट की वैल्यू आपकी क्या है, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 निकालो, तो हम आसान से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो इसका। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इसकी सोशियोमेट्री, ये रिएक्टेंट है तो क्या लगाएंगे, माइनस, सोशियोमेट्री जाएगी रेसिप्रोकल में। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, DNH3, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। N2 के लिए क्या लिखेंगे, सोशियोमेट्री कुछ भी नहीं है और प्रोडक्ट है तो प्लस dN2/dt, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1/3 dH2/dt, ठीक है। अब देखो, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, और रेट इसके बराबर भी है। तो इन्होंने पूछा रेट बताओ N2 का, तो N2 का जो रेट है वो इसके बराबर है। अब देखो, सोशियोमेट्री भी कुछ नहीं है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये रेट के बराबर है, और रेट की वैल्यू क्या है, ये, तो N2 की वैल्यू भी क्या हो गई, ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेट हमारा किसके बराबर है, dN2/dt, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगले में क्या बोला है, किसका निकालना है, H2 का, तो रेट आपका किसके बराबर है, इसके, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या है, इस पूरे की वैल्यू आपकी ये है, तो हम इसको लिख दें 2.5 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। अब आपको इसका रेट निकालना है, इस 1/3 को वहां ले जाओ तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये इनवर्स 3/1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 25 3 कितना होता है, 75, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया, 7.5 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट क्या है आपकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 0 ऑर्डर की यही यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इजी था ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बेस्ड है रेट लॉ पे, और इस तरीके के टेबल वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको रेट लॉ पे बेस्ड भी मैं 1-2 न्यूमेरिकल जो है वो करा दूं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको एक डाटा दे रखा है, इन्होंने बोला भी है द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन हो रही है जिसका इन्होंने डाटा दे रखा है। इन्होंने 4 रीडिंग ली है एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें रिएक्टेंट ए जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, और रिएक्टेंट बी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है।
अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सी भी बन रहा है, डी भी बन रहा है, पर इन्होंने जो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है वो डी के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आप इसका रेट लॉ डिटरमाइन करिए और रेट कांस्टेंट भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आसान से होते हैं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पर इनके आने के चांसेस ना पेपर में ज्यादा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ पर्सनली कि आप इन तरीके के सवालों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, देखिए रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। अब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, दो, कौन कौन से, ए और बी। इनकी पावर भी होती है जो किसके बराबर होती है, इनके ऑर्डर के, अल्फा और बीटा लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रेट कांस्टेंट के। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अब हमारे पास ना 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन चारों की इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप बनाइए। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं रेट 1, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए देखो रेट क्या है आपका, रेट है 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। तो हमें निकालना ही है सवाल में, तो के को मैं के ही रख रही हूं। अब इस रेट के लिए आपके ए की वैल्यू क्या है, 0.1, अल्फा पता ही नहीं है तो अल्फा लिखेंगे। इस रेट के लिए बीटा, बी की वैल्यू क्या है, 0.1 और बीटा को बीटा लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन। ऐसे करके हम क्या करेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। तो आप फटाफट करते जाओ। 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सेकंड के लिए रेट हमारा ये था, के को ऐसे लिखा। इस रेट के लिए अल्फा कंसंट्रेशन ए की वैल्यू ये थी और कंसंट्रेशन बी की वैल्यू ये थी। अल्फा बीटा नहीं पता थे तो वैसे के वैसे रख दिए। फॉर एक्सपेरिमेंट 3 में देखो क्या है रेट, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर अल्फा, 0.4 की पावर बीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका बना लो, तो ये हो जाएगा फॉर एक्सपेरिमेंट 4, रेट क्या है, 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के, क्या है, 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। ये आपकी क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आप इन चारों रेट इक्वेशंस को, ठीक है, बहुत ही केयरफुली देखो तो आप पता क्या देख रहे हो कि आप देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं ना, ठीक है, तो देखो के तो हर जगह कटेगा, ये अल्फा वाली वैल्यू जो टर्म है ये कट रही है, तो यहां से ना आपका बीटा आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को आपस में डिवाइड करते हो तो आप देखो बीटा वाली टर्म आपकी कट रही है, तो यहां से आपका अल्फा आ जाएगा। तो आपने यहां से इनको बना के ये ऑब्जर्व किया कि किसको किससे काटे तो आपकी एक टर्म कट जाए और दूसरी बच के वो निकल आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे। अब देखो, सेकंड को थर्ड से करोगे कि थर्ड को सेकंड से करोगे, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -1, और यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -2, मतलब ये वाली टर्म बड़ी है, तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूं, जगह नहीं है, क्वेश्चन ना थोड़े बड़े से हो जाते हैं। चलो हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 लिख लीजिए, थोड़ा सा इधर से हटा लेते हैं, क्या हो गया ये, 2.88 इंटू 10 की पावर कितना है, -1 इज इक्वल टू के, 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है आप लोगों की, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू में 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा। तो हमने थर्ड को डिवाइड किया किससे, सेकंड से। ठीक है, अब देखो के से के कट गया,
0.3 की पावर अल्फा से 0.3 की पावर अल्फा कट गया। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हटा रही हूं तो कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू में 100, तो अब 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1 डिजिट है तो इनटू में 10 हुआ, तो इससे ये कट गया। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 288/72 इज इक्वल टू 0.4 की पावर बीटा इज इक्वल टू 0.2 की पावर बीटा। ठीक है, तो इसको भी आप काट सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, और ये कितना आ गया आपका 2 की पावर बीटा। ठीक है, अब ये कितने पे कट रहा है, इसको काट के देखो, ये तो सीधा मेरे ख्याल से 4 पे कट रहा है। 72 4 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 7 चौक 28, और है ना, तो ये कितना 4 पे ही कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कट गया आपका 4 पे, तो ये क्या आ गया 4। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर आपकी बीटा, तो बीटा की आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी बीटा है उसकी वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली आप क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपकी फोर्थ वाली 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर क्या है -3 है, तो बड़ी वाली टर्म को मैं ऊपर रख रही हूं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो करिए डिवाइड, 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 को फर्स्ट से डिवाइड करने के लिए इक्वेशन लिख ली। अब देखिए क्या हो रहा है, 0.1 की पावर बीटा से ये पूरा कट गया, के से के कट गया। ठीक है, 10 की पावर -2 से -2 कट गया, और ये 0 से आपकी 0 हटा दो यहाँ से, तो ये आपका क्या बच गया, ये आपका बच गया 2.4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये क्या बचा इधर, इनटू में 10 की पावर -1 इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, तो यह क्या आ गया 4 की पावर अल्फा। अब जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक और 10 आ जाएगा, तो आपका क्या बचा 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा। ये कट गया 4 पे, तो ये आपका क्या आ गया 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा। ठीक है, तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आपके अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 1। तो इतना आपने सॉल्व किया और आपको क्या पता चल गया कि आपके अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और बीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि डिटरमाइन करिए रेट लॉ। तो रेट लॉ जब हम डिटरमाइन करेंगे तो रेट लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा। ठीक है, तो आपके अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 1। ठीक है, और बी की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 2, तो ये आपका क्या आ गया 2। आप चाहो तो 1 को नहीं भी लिखो, नहीं लिखने का मतलब ही 1 होता है। तो ये आपकी क्या बन गई, रेट लॉ। अब इन्होंने कहा है कि आप रेट कांस्टेंट निकालिए। तो रेट कांस्टेंट ना आप इन चारों में से किसी से भी निकाल सकते हो। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, के निकालना है तो के को यहीं रखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट अपॉन में ए की पावर 1 और बी की पावर 2। अब आप किसी को भी यूज कर लो। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले को यूज कर रही हूं। तो अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए रेट की वैल्यू ये थी, तो क्या है 6.0 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में ए की जो कंसंट्रेशन है इस रेट के लिए, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 एक और बार लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा
यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, तो ये क्या आ गया 10 की पावर 3। तो यानी कि सब कुछ कट गया आपका ये, और यहाँ से आपके k की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इसकी यूनिट क्या आएगी ये आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो रेट ऊपर क्या लिखा था आपने, रेट की आपको क्या यूनिट दे रखी है, रेट की यूनिट दे रखी है मोल लीटर की पावर -1 मिनट की पावर -1 अपॉन में क्या था ए की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन क्या दे रखे हैं यहाँ पर, मोलर मतलब कि मोलारिटी यानी कि मोल पर लीटर, तो वो क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। और बी जो है, बी का क्या है स्क्वायर, मतलब बी की यूनिट तो यही है मोल पर लीटर, पर ये क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2। तो अब देखो 1 मोल से 1 मोल कट गया, लीटर की पावर -1 से लीटर की पावर -1 कट गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपका हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 और मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आपको अंधाधुंध जो है वो के की यूनिट नहीं लिखनी है। तो आप क्या करोगे, जो ये आपकी एक्सप्रेशन थी यहाँ पे वैल्यू पुट करके के की यूनिट निकाल के विद यूनिट आपको आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और मैंने कहा भी था थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये आता है पेपर में। तो अगर ये इस तरीके के सवाल आपको आएंगे तो ये ज्यादा मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको डाटा दे रखा है उसकी आप क्या करो 4 इक्वेशन बना लो, देख लो किससे किसको डिवाइड करें, और फिर डिवाइड करके आप लोग क्या करो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के आप लोग रेट लॉ बता सकते हो। फिर इन्होंने पूछा था रेट कांस्टेंट क्या है, तो के निकालना है, तो इस टर्म को वहां ले गए, ये डिवाइड में हो गया, वैल्यू पुट करी, और इसी तरीके से हमने यूनिट निकाल के विद आंसर इसको रिपोर्ट कर दिया।